Hello everyone. Hope you all are doing well and enjoying your time while learning new things. Myself Neha Bansal and I am your economics teacher. I am here in front of you all on the platform of the Guru Shishya webinar to enjoy my knowledge and teach you economics of class 10th. I hope you will enjoy this session with me and learn in an easy way. So now let's start our topic. So today our topic is money as a medium of exchange. सो देखिए, हमारे लाइवलीहुड के लिए 3 बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं हमारी। कौन कौन सी बेसिक नेसेसिटीज़ होती है? एक होती है फूड, दूसरी होती है शेल्टर और तीसरी होती है क्लॉथिंग। तो ऐसी क्या चीज़ है जो हम इन तीनों को प्रोक्योर कर सकते हैं? किस चीज़ की मदद से? ऑब्वियस है, हमारा आंसर आएगा मनी। ठीक है, तो ये हमारा जो चैप्टर है एनसीईआरटी में 3rd चैप्टर है मनी एंड क्रेडिट। इसमें हम लोग पढ़ेंगे मनी के बारे में कि कैसे कैसे आज के टाइम में जो हम लोग मनी के फॉर्म्स देख रहे हैं कि हम लोग कॉइन्स का यूज़ करते हैं, पेपर नोट्स का यूज़ करते हैं, आजकल बैंक्स का यूज़ करते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस यूज़ करते हैं। तो उसका पाथ क्या था? शुरुआत तो कहीं ना कहीं से हुई होगी। तो शुरुआती क्षेत्र से हम लोग आगे बढ़ते हुए धीरे धीरे हम लोग अपने मॉडर्न करेंसी तक पहुँचेंगे। एक एक करके सारे टॉपिक्स को पढ़ेंगे। मनी के बाद आता है दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है क्रेडिट। क्रेडिट से आप लोग मतलब समझ सकते होंगे। क्रेडिट का मतलब क्या होता है कि हम किसी भी शॉपकीपर को प्रॉमिस करते हैं कि हम बाद में उसको पे कर देंगे। कोई भी शॉपकीपर हो, कोई भी इंडिविजुअल हो, एक प्रॉमिस करते हैं हम लोग कि हम लोग बाद में पे करेंगे। जैसे कि आप लोग कोई भी शॉप में गए, सपोज आपका बिल बन रहा है 2000 का, लेकिन आपके पास कुछ सम ऑफ मनी कम पड़ जा रहे हैं, आपके पास 1800 रुपीज़ है। तो 200 रुपीज़ क्या होता है, आपको कभी कभी क्रेडिट में मिल जाता है क्योंकि आपके हो सकता है पहचान के दुकानदार हो। तो उसी को बोलते हैं क्रेडिट। वो टर्म आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, अब मनी को एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज माना गया है। वो कैसे आया है उसके बारे में पहले समझते हैं। तो मनी का जो स्टार्टिंग फॉर्म था वो था बार्टर सिस्टम। ठीक है, तो देखिए यहां पर है बार्टर सिस्टम। हम लोग मनी का यूज कैसे करते हैं? कोई भी हम लोग को गुड्स या सर्विसेज को क्या करना है, या फिर बेचना है या फिर खरीदना है। अगर हम एज अ मैन्युफैक्चरर, एज अ सेलर देखते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि मेरे पास जो भी गुड्स है, जो भी सर्विसेज है, उसको ट्रांसफ़र करने का कोशिश करते हैं। और एज अ बायर लेते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उन्हीं गुड्स को या सर्विसेज को हम लोग खरीद लेते हैं सेल्फ कंजम्पशन के लिए। गुड्स में होता है कोई भी ऐसी चीज़ है जो मुझे ज़रूरत होती है। जैसे कि मुझे सपोज़ कुछ फूड आइटम्स की ज़रूरत है तो मैंने उसको खरीद लिया। मुझे क्लॉथिंग की ज़रूरत है, उसको खरीद लिया। ये सब हो गए गुड्स। सर्विसेज में क्या हो गए, जैसे कि मुझे कहीं बाहर जाना है, मैंने ऑटो लिया, तो वो जो ऑटो का फेयर लगाया वो क्या है? वो एक सर्विस है। ठीक है, मैं एक ज़ू में गई, सपोज मुझे एक म्यूज़ियम देखना था, एक ज़ू देखना था, तो वो क्या है? वो लोग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, वो मुझे एंटरटेन कर रहे हैं। ठीक है, वो गुड्स नहीं हुए, वो सर्विसेज हुए। तो ये सब काम में मनी यूज आ रहा था। तो बार्टर सिस्टम क्या था? वो टाइम का सिस्टम था जब मनी हमारे पास अवेलेबल नहीं था, जब मनी जैसी कोई भी चीज़ नहीं थी हमारे पास। तो बार्टर सिस्टम में होता क्या था? बार्टर सिस्टम में ऑब्वियस है कि पैसों का इस्तेमाल नहीं होगा, तो लोगों को एक्सचेंज तो करना ही पड़ेगा गुड्स, क्योंकि वो तो बहुत ही ज़रूरी है। अब ज़रूरी नहीं है कि मेरे पास सारे के सारे सामान हो, मेरे पास कुछ सामान रह सकते हैं, कुछ सामान नहीं रह सकते हैं। तो जो सामान मेरे पास नहीं है, मुझे उस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तो मुझको क्या करना पड़ेगा? कुछ ना कुछ एक्सचेंज करना पड़ेगा ताकि मुझको वो सामान मिल जाए। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, सपोज हम एक शू मैन्युफैक्चरर हैं। ठीक है, तो क्या है, मेरे पास शूज़ मिलेंगे। अब मुझे कोई भी दूसरी प्रोडक्ट खरीदनी है, मुझे चाहिए वो, जैसे कि मुझे वीट चाहिए, भूख है वो तो सबको लगेगी, तो मुझे वीट की ज़रूरत थी। तो उसमें क्या हो रहा था बार्टर सिस्टम में कि एक इंसान जो सामान है मेरे पास वो देता था और दूसरे बदले में उसको दूसरा सामान मिल जाता था।
ठीक है। इसमें क्या होता था, हम लोग गुड्स को एक्सचेंज कर रहे थे आपस में। एक बंदा यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, ये एक बंदा है, एक ये दूसरा है, ठीक है। ये लोग आपस में क्या एक्सचेंज कर रहे थे, गुड्स, अपने अपने गुड्स ये लोग एक्सचेंज कर रहे थे, ठीक है। सपोज इनके पास सपोज थी शूज थी, और इनके पास क्या थी, वीट थी, ठीक है। इनके पास शूज थी और दूसरे बंदे के पास वीट थी। तो उन्होंने क्या किया, आपस में एक्सचेंज कर लिया। उनको बोला कि मुझे शूज चाहिए, दूसरा बोला मुझे वीट चाहिए, एक्सचेंज कर लिए। अब क्या हुआ, इनको जो शू वाले थे इनको वीट मिल गया इनसे, और ये क्या किए, इनसे शूज ले लिए क्योंकि इनको शूज की ज़रूरत थी, ठीक है। ये हो गया। ये होता था बार्टर सिस्टम में, जब पैसों का इस्तेमाल नहीं किया जाता था, आपस में गुड्स को एक्सचेंज कर लिया जाता था। फिर क्या हुआ, बार्टर सिस्टम में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आने लगी, बहुत सारी परेशानियां आने लगी। जैसे कि सबसे पहली परेशानी क्या आ रही थी, पहला परेशानी था कि आपके मन में आया होगा कि मैम अगर मुझे शूज़ की ज़रूरत नहीं थी या फिर मुझे वीट की ज़रूरत नहीं थी, मुझे और कुछ चाहिए था, तब क्या होगा। उसमें क्या हो रहा था, मुझे सामने वाले वैसे बंदे को खोजना पड़ता था कि मुझे जो एक्सचेंज करना है वो सामने वाले को मेरा उससे कोइंसाइड हो जाए, मेरा उससे मेल खा जाए। अब ज़रूरी नहीं है कि अगर मुझे वीट की ज़रूरत है और मेरे पास शूज़ है तो सामने बंदे का ठीक उसके साथ मैच कर जाए कि उसके शूज़ की ज़रूरत है और वो मुझे वीट देने को तैयार हो गए हैं। इस चीज़ को खोजना बहुत मुश्किल है क्योंकि इतने हज़ारों लोग रहते हैं, हम कहाँ कहाँ जाके हर किसी से पूछते फिरेंगे, है ना। तो उसमें प्रॉब्लम हो जा रहा था कि अब हर किसी को खोजना और उसके बीच में कोइंसिडेंस बैठना कि हाँ मुझे जो ज़रूरत है मुझे वो आपसे मिल रही है और आपको जो ज़रूरत है आपको वो मुझसे मिल जा रही है, ठीक है। तो इसमें हो रही थी परेशानी, ठीक है। तो इस परेशानी का नाम क्या है, इस परेशानी को एक टर्म दिया गया है और वो टर्म है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। देखिए डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स ये आ गया कि दोनों डबल साइडेड, इस बंदे को भी और इस बंदे को भी, इन दोनों का जो वांट्स था, इनकी जो ज़रूरतें थी वो आपस में कोइंसिडेंस बैठ रहे हैं, वो कोइंसाइड कर रहे हैं आपस में, ठीक है। ये हो गया डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। ये बार्टर सिस्टम का सबसे बेसिक नेसेसिटी था। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा व्हाट वाज द बेसिक नेसेसिटी ऑफ बार्टर सिस्टम, तो आप उसमें क्या लिखोगे, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। अगर एक्सप्लेन करने भी आता है तो आप अपने शब्दों में एक्सप्लेन कर सकते हो आराम से, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, ठीक है। अब ये था डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, तो लोगों को क्या हो रहा था, काफ़ी परेशानी आ रही थी, प्लस इसमें और भी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी। जैसे कि क्या प्रॉब्लम आ रहा था, एक प्रॉब्लम का नाम था स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू। तो देखिए स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब क्या होता है कि हमको उसको स्टोर करके रखना है कि मैं बाद में यूज़ करूँगी, ठीक है। अब आप इसी एग्जांपल में लेंगे तो वीट है, जैसे वीट को मैं कितने टाइम तक स्टोर करके रखूँ, उसका भी एक रिक्वायरमेंट है कि उसको इतने टाइम तक यूज़ कर सकते हैं, 2 साल तक, 3 साल तक। अगर मैं सोचूं कि मैं उसको 10 साल तक, 20 साल तक उसको सेव करके रखूं, उसको स्टोर करके रखूं, तो क्या वो वीट बचेगा, क्या उसका क्वालिटी डिमिनिश नहीं होगा, क्या वो खाने लायक रहेगा, बिल्कुल भी नहीं रहेगा, है ना। तो क्या हो रहा था कि इसमें स्टोरेज का बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ रहा था, तो उसको स्टोर कैसे करें। और भी आप लोग कुछ भी अपने मन से एग्जाम्पल ले सकते हो, एप्पल्स का एग्जाम्पल ले सकते हो। सपोज एक्सचेंज में यहाँ पे सपोज कर लो वीट की जगह एप्पल्स है, अब एप्पल्स को आप कितना दिन स्टोर रखोगे, 2 दिन 3 दिन। उसके बाद अगर आपको चाहिए कि मैं उस एप्पल्स को 1 साल के बाद यूज़ करूं, तो 1 साल के बाद आप कैसे यूज़ करोगे,
नहीं कर पाओगे, है ना। तो ये हो गया बार्टर सिस्टम में ये वाला प्रॉब्लम हो गया कि स्टोर ऑफ वैल्यू नहीं हो पा रहा था, ठीक है। और भी कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे थे, जैसे कि क्या हुआ, कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, इसका मतलब क्या होता है कि हम उस वैल्यू को मेजर कैसे करेंगे। जैसे कि यहाँ पे शूज़ और वीट एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। सपोज ये एक पेयर शूज़ की बात की जा रही है, ठीक है। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि जब 1 पेयर ऑफ शूज़ मुझे एक्सचेंज करना है तो मैं कितना वीट उससे लूँ, 1 किलो, आधा किलो, 100 ग्राम, 10 ग्राम, कितना लूँ, 10 किलो लूँ, 20 किलो लूँ, कितना लूँ, उसका कोई मेजरमेंट नहीं है। तो उसके वजह से प्रॉब्लम आ रही थी, है ना। उसमें क्या हो रहा था कि उसको मेजर कैसे किया जाए कि हम ये जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं ये किस बेसिस पे करें। अगर मेरे पास शूज़ के, सपोज मेरे पास बहुत सारे शूज़ है, मुझे बहुत सारे शूज़ थे मेरे पास, उसको बेचने थे, तो अगर मैंने 10 पेयर शूज़ ले लिए तब उस हिसाब से वीट का कितना होगा, मैं कितना वीट लूँ। ऐसे कोई भी एग्जाम्पल आप लोग रख के देख सकते हो कि कोई भी चीज़ है उसका एक कॉमन मेजरमेंट मुझे नहीं मिल पा रहा था कि उसका कितना मेजरमेंट लूँ, कितना लूँ कि मुझे इसके बदले इतना ही देना पड़ेगा। कई बार उसमें क्या हो रहा था, लोगों को बेवकूफ़ बना दिया जा रहा था। जैसे कि क्या हो रहा था, अगर किसी के पास कोई एनिमल है, ठीक है, बहुत सारे उसके पास गोट्स है, गोट एक्सचेंज करना था उसको इन द एक्सचेंज ऑफ समथिंग एनीथिंग, सपोज लाइक एक क्लॉथ लेना था, उसे कपड़ा खरीदना था या वीट खरीदना था, कुछ भी। तो अब क्या होगा, अब वो गोट दे दिया और उसे एक जोड़ी कपड़ा मिला, तो आपको क्या ये सौदे वाला लग रहा है कि ये नुकसान वाला प्रॉब्लम लग रहा है। क्या हो रहा है, ये सौदा प्रॉफिट हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। कहीं ना कहीं उसमें नुकसान हो रहा है, किसका, उस बकरी वाले का, उस गोट वाले का नुकसान हो जा रहा है, क्योंकि बकरी थी इतनी महंगी और उसके बदले क्या हुआ, उसको एक जोड़ी कपड़ा मिला, है ना। लेकिन क्या हुआ, अब उसको मेजर करने वाला उसमें उतना नॉलेज नहीं था और उतना मेथड भी नहीं था कि किस मेथड से मेजर किया जाए कि मुझे कितनी गोट्स देनी पड़ेगी तब मुझे कितने कपड़े मिलेंगे, है ना। तो उस हिसाब से उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जा रहा था। ये हो रहा था कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू में। और क्या प्रॉब्लम आ रही थी, एक प्रॉब्लम था डेफर्ड पेमेंट का। देखिए, ये डेफर्ड पेमेंट का मतलब क्या होता है, वही मैंने जो थोड़ी देर पहले बताया आपको, क्रेडिट वाला, कि बाद में प्रॉमिस करते हैं कि मैं आपको बाद में पे कर दूंगी, ठीक है। वो जो क्रेडिट वाला चीज़ था वही सेम है, जो दूसरा टर्म हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो है डेफर्ड पेमेंट, कि हम लोग बाद में पे करेंगे, ठीक है। तो वो बाद में पे कैसे होगा, उसमें प्रॉब्लम आ जाती थी उसमें, क्योंकि क्या होता था, अब इतने लोगों को आपस में पहले डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स को लगाओ, उसके बाद इतने सारे प्रॉब्लम्स को देखो, फिर बोल रहे हैं कि अभी मेरे पास है नहीं उतना, सपोज वीट मेरे पास उतना नहीं है, मैं आपको बाद में दे दूंगा। तो उसका क्या हो रहा था कि जो ट्रांजैक्शन हो रहा था वो बहुत ही अनइवन सा नहीं हो जा रहा है, बहुत से प्रॉब्लम हो जा रहे हैं। क्योंकि वीट तो क्या है, ख़राब भी हो सकता है, शूज़ है वो ख़राब भी हो सकता है, काफ़ी टाइम तक पहनते रहेंगे, यूज़ करते रहेंगे, या कोई न्यू शूज़ भी रखा हुआ अगर काफ़ी टाइम तक रखा हुआ है तो भी अपने आप वो ख़राब होने लगेगा। अब सोच लीजिए, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है जो कि हम लोग डेफर्ड पेमेंट में हम लोग कैसे कर सकते हैं, क्रेडिट बेसिस में। सपोज है हम कोई ऐसा प्रोडक्ट में डील करना चाहते हैं, सपोज मैंगोज़ में डील करना चाहते हैं, ठीक है। तो आम है वो तो समर्स में ही आएंगे, अभी चल रहा है विंटर्स का टाइम, तो अब क्या किया जाए। मैंने बोला था कि अभी मेरे पास उतने आम नहीं है, मैं आपको कुछ आम बाद में पे कर दूंगी, मैं प्रॉमिस कर रही हूँ, ठीक है। तो अब उसका क्या किया जाए, अब बाद में तो ठंड आ जाएगी तो मुझे 1 साल वेट करना पड़ेगा।
तो उसका ट्रांजैक्शन का क्या हो रहा है, अनइवन सा ट्रांजैक्शन हो रहा है, उस पर विश्वास करना मुश्किल हो जा रहा है। हो सकता है मैं भाग जाऊं, मुझे क्या भरोसा कि भाई मैं उसको मैंगोज दूं या नहीं दूं। हो सकता है जो मैंगोज की क्वालिटी उन्हें चाहिए थी वो वाली क्वालिटी उनको मुझसे नहीं मिल पा रही 1 साल के बाद। मैंगोज की भी बहुत सारी क्वालिटीज़ होती है ना। अब मेरे पास कुछ था कि कच्चा रह गया, कुछ था कि खट्टा रह गया, कुछ है कि सड़ गया, तो अब क्या किया जाए। अब वो तो उसको दिया नहीं जा सकता है, और अगर दे भी देंगे तो भी क्या हो जाएगा, एक घाटे का सौदा हो जाएगा, है ना। तो उसके वजह से क्या हो रहा था कि डेफर्ड पेमेंट भी नहीं हो पा रही है। तो इतनी इतनी सारी समस्याएं आने लगी। तो फिर क्या हुआ, धीरे 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 उस समय राजा लोग का टाइम चलता था, तो गुप्ता का एम्पायर आया, तुगलक का एम्पायर आया। सबने क्या किया कि 5 मार्क कॉइन्स लाने शुरू कर दिए। ठीक है, कैसे कॉइन्स, 5 मार्क। ये 5 मार्क्स क्या होता है, मतलब कोई भी ऐसा मेटल ले लिया जाता था। कैसे मेटल्स लिए जाते थे, पहले मेटल्स के नाम देखते हैं। मेटल्स में लिए जाते थे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर। ठीक है, इस तरह के मेटल्स ले लिए जाते थे, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर या कॉपर। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा था कि 5 मार्क बनाए जा रहे थे, मतलब उसमें ठोक ठोक के उसमें कुछ निशान बनाए जा रहे थे। उस निशान से पता चलता था कि ये इस एम्पायर का सिंबल है, ये तुगलक एम्पायर का है, ये गुप्ता एम्पायर का है। ठीक है, ये जो गोल्ड कॉइन था ये कब आया, अकबर के टाइम पे। अकबर के पास क्या थे, वो बहुत ही ज़्यादा धनी थे, बहुत रिच थे, तो उन्होंने जो अपने राज्य में गोल्ड कॉइन्स लेके आए थे। तो अब देखिए, गोल्ड कॉइन्स लेके आए थे, तो उसमें क्या होता है, मुझे एक बहुत ही छोटा सा ट्रांजैक्शन करना था कि सपोज मुझे एक छोटी सी मटकी खरीदनी थी। पुराने टाइम की बात कर रहे हैं, छोटी सी मटकी खरीदनी थी, उसमें मैंने एक मोहर दे दिया गोल्ड का। तो गोल्ड कितना महंगा होता है, एक गोल्ड का मोहर दे दिया और मुझे वो छोटी सी मटकी मिली है, मिट्टी की मटकी। तो क्या है, कितना नुकसान का सौदा है। और वो मुझे उस टाइम नहीं समझ में आ पा रही थी, क्योंकि उस टाइम लोगों के पास उतना नॉलेज नहीं था कि ये जो कॉइन, ये जो बनाया जा रहा है, ये जो गोल्ड, सिल्वर और कॉपर के कॉइन्स बनाए जा रहे हैं, इसके खुद का कितना वैल्यू है ना। इसका खुद का वैल्यू होने की वजह से क्या हो जा रहा है कि बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जा रहा है। अगर मैं वही वाला गोल्ड वाला कॉइन लेके कहीं चले जाऊँ, उस गोल्ड को बेच दूँ, तब मुझे कितने सारे पैसे मिल जाते। लेकिन अब उस पैसे को भी मेजर कैसे किया जाए, तो मेजर नहीं किया जा सकता है। तब क्या हुआ कि धीरे धीरे अब क्या हुआ, ये सारे सिस्टम्स हटने लगे और हमारी नई करेंसी आ गई। नई करेंसी में आप लोग को पता है क्या करेंसी यूज़ की जाती है, हमारे कॉइन्स यूज़ किए जाते हैं, पेपर नोट्स यूज़ किए जाते हैं। तो हमारे जो आज के कॉइन्स है वो किससे बने रहते हैं, वो उसमें ऐसा मेटल्स यूज़ किया जाता है जिसकी अपनी खुद की कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं रहती है, एकदम नेग्लिजिबल वैल्यू रहती है। जैसे कि टिन होता है, कॉपर होता है, निकल होता है, एल्यूमिनियम होता है। इस तरह के जो मेटल्स है उसमें क्या होता है, खुद की उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है। तो उसका में क्या है कि हम लोग उसको यूज़ करते हैं आज के टाइम में, और कोई भी ट्रांजैक्शन है उसको सेटल कर सकते हैं। और क्या होता है, जब मनी इस्तेमाल में आ जाता है तब हम लोग को ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स को भिड़ाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब सपोज मुझे शूज़ खरीदनी है, तो मैं क्या करूं, एक दुकान में गई, मैंने शूज़ पसंद किया और मैंने उसको पे कर दिया, कुछ भी पैसे दे दिए और मैंने शूज़ खरीद लिया। वीट की ज़रूरत थी, दुकान में गई, मैंने वीट खरीद लिया। कैसे, उसको कुछ भी पैसे दे दिए, जितना भी अमाउंट था उसको वो पैसे दिए, उसने मुझे वीट दे दिया। तो उसके वजह से क्या हुआ, ये जो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स था उसको भिड़ाने का जो चक्कर था वो चला गया बिल्कुल। मनी के आने से फ़ायदा हो गया, है ना। ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स तो आप लोग समझ गए कि अब ये जो कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स वाला प्रॉब्लम था वो बिल्कुल भी नहीं है। तो वो जो कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स हट गया और हम लोग क्या कर सकते हैं, अब अपने गुड्स को ऐसे कैसे भी एक्सचेंज कर सकते हैं। मुझे पैसों की ज़रूरत है भाई, अपने
पैसे दिए और मुझे सामान मिल गया, ठीक है, बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है उसमें। तो बहुत ही आसान और सिंपल हो जाता है, इजी हो जाता है, काफ़ी फास्ट बेसिस में हो जाता है। मुझे ढूंढने की ज़रूरत यहाँ वहाँ नहीं पड़ेगी कि मुझे जो ट्रांजैक्शन करना है उसके साथ कोइंसिडेंस लगाना पड़ेगा, ये तो बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि पैसे हैं उसको कोई भी रिफ्यूज़ नहीं कर सकता आज के टाइम में कि हाँ अगर मैं आपको पैसे दे रही हूँ तो मुझे आपका वाला प्रोडक्ट चाहिए। आप एप्पल्स बेच रहे हो, मुझे एप्पल्स चाहिए, तो मैंने क्या किया, मनी दे दिया और मुझे एप्पल्स मिल गए। और उस मनी को कोई भी रिफ्यूज़ नहीं करेगा कि नहीं आप मुझे मनी मत दो, आप मुझे वीट दे दो। नहीं, ऐसा आज के टाइम में कोई भी नहीं करेगा, वो पुराने टाइम की बात हो गई, ठीक है। तो ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट है, ये हट गया। उसके बाद क्या हुआ, अब देखिए ये स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू में देखिए आज हमारे पास कोई भी कॉइन है या पेपर मनी है, तो उसमें क्या होता है कि हम लोग उसको काफ़ी टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं, 10 साल तक, 20 साल तक उसको कैसे भी करके हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं, जो कि हम लोग बार्टर सिस्टम में स्टोर नहीं कर पा रहे थे। अब स्टोर करने के लिए क्या है, हम लोग अपने बैंक में एक अकाउंट बनवा सकते हैं, वहाँ पे अपने पैसे जमा कर सकते हैं, है ना। तो उसमें क्या होगा, वो जो कैश है हमें अपने घर में रखना भी नहीं पड़ेगा। मुझे इस बात का भी डर नहीं होगा कि कहीं वो चोरी ना हो जाए। अगर घर में चोर घुस आएंगे तो वो सामान ले जाएंगे, मेरा कैश ले जाएंगे, मेरे पैसे ले जाएंगे। तो क्या होता है कि हम लोग उसको बैंक में जमा कर देते हैं, कि वो लोग हमको एक इंश्योरिटी देते हैं कि आपका पैसा यहाँ पर सेफ है ना। तो वो स्टोर भी होता चला गया, और वो स्टोर है, सेफ है। प्लस उसमें क्या होता है कि जो भी बैंक्स होते हैं वो मुझे कुछ ना कुछ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। इंटरेस्ट चार्ज भी करेंगे क्योंकि रख रहे हैं, हम उनके लॉकर में रख रहे हैं। प्लस क्या होता है, क्योंकि मैंने बैंक में एक अकाउंट बनवाया है तो वो लोग अपनी तरफ से कुछ इंटरेस्ट मुझे देते भी हैं। तो हो सकता है कि सपोज मैं एक मिनिमम अमाउंट ले रही हूँ, सपोज 100 रुपीज़ का, तो वो क्या होगा, उसमें थोड़े टाइम के बाद वो 110 हो जाएगा, फिर थोड़े टाइम के बाद 120 हो जाएगा। वो अपने अपने बैंक के अपने अपने इंटरेस्ट पॉलिसीज़ के हिसाब से वो पैसे मेरे अपने आप बढ़ने लगते हैं, ठीक है। तो उसका भी हमको एक फ़ायदा मिल जाता है। तो स्टोर ऑफ वैल्यू का एक बहुत ही अच्छा फ़ायदा है या हमारे मॉडर्न करेंसी में। और क्या आ रही है, और देखिए जो थर्ड चीज़ आ रही है हमारी, वो है कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। इसमें क्या है, मुझे मेजर करना था। सपोज मैंने जो शूज़ खरीदे, जो वो 500 रुपीज़ के शूज़ थे, तो वो क्या है, जो 500 रुपये है वो एक फिक्स्ड प्राइस हो गया कि मुझे 500 पे करना है। अब मुझे वो शू मिल गए, अब वैसे ही मुझे दूसरे शूज़ चाहिए थे उसी तरीके के, तब क्या किया, मैंने 500 और पे कर दिया। तो उसके वजह से क्या होगा, मुझे 2 पेयर के शूज़ मिल जाएंगे। उसमें क्या हो रहा है कि मेरे पास इस तरह की चीटिंग नहीं हो रही है कि कोई मुझे लूट कर ले गया, कि मुझे पता नहीं चला और मेरा इतना बड़ा नुकसान हो गया। अगर कुछ भी मुझे वीट खरीदना था, 1 kg मैंने वीट खरीदा, तो उस वीट का प्राइस है ₹10, सपोज ₹10, तो मुझे वो 10 रुपये ही पे करनी है बस। अब मुझे 10 की जगह कोई 100 तो नहीं लेगा ना, कि आप मुझे 100 रुपये दे दो, मैं आपको 1 किलो आपको वीट दे दूंगा। वो तो भाई उतना तो समझदार हर कोई है कि उस प्रॉब्लम में नहीं फंसेगा, उसको लगेगा कि हाँ ये तो फ्रॉड हो रहा है ना। तो ये जो फ्रॉड वाला सिस्टम था, जो बेवकूफ़ी वाला सिस्टम था, जो कि लोग बेवकूफ़ बनाकर चले जा रहे थे, अब मुझे पता नहीं चल रहा था। तो उसमें क्या हो रहा था कि ये जो कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू है ये बिल्कुल हट गया मनी के आने से। क्योंकि कोई भी आज के टाइम में हम लोग सामान खरीदते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें जो MRP है उस प्रोडक्ट में अपने आप लिखा हुआ रहता है कि इसका मिनिमम रिटेल प्राइस इतना है, 10 रुपीज़ है, 50 रुपीज़ है, 500 है, 5000 है, कुछ भी है। तो उसमें लिखा हुआ है कि आपको इतना ही पे करना है, और आप इतना पे करोगे तो आपको ये वाली प्रोडक्ट मिल जाएगी, है ना। तो ये आ गई कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू में। नेक्स्ट क्या होती है हमारी, डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट का मतलब मैंने बताया था कि बाद में पे करना है। तो उसमें क्या है कि मनी का एक ऐसा बहुत ही अच्छा सिस्टम है कि बाद में आराम से पे किया जा सकता है। उसमें क्या होगा, उसका वैल्यू बढ़ेगा घटेगा नहीं। अगर मेरे पास
सपोज कहीं मैं गई थी और मेरे पास 500 रुपीज़ कम पड़ गए, तो मैंने क्या बोला कि अभी मेरे पास 500 रुपीज़ नहीं है, मैं 1 मंथ के बाद आपको दे देती हूँ, ठीक है। और वो शॉपकीपर मुझे जानता था, उन्होंने बोला ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मुझे 1 मंथ के बाद दे देना। तो 1 मंथ के बाद वो जो 500 रुपये का वैल्यू था वो क्या चेंज हो गया, क्या वो खराब हो गया? नहीं, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए मैंने क्या किया, वो 500 रुपये उसको अगले महीने जाके उसको पे कर दिया। ऐसा भी, जैसे ये तो एक छोटा अमाउंट है, अगर हम ऐसा कोई जगह काम करते हैं कि मेरा खुद का बिजनेस है, कंपनी है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि क्रेडिट्स तो और लंबे लंबे टाइम तक चलते हैं, काफ़ी लंबे टाइम तक, 4 महीने तक, 6 महीने तक, 1 साल तक चलते हैं। तो उसमें क्या होता है कि एक बड़ा अमाउंट है, सपोज 20 लाख का अमाउंट है, तो वो जो 20 लाख रुपीज़ है वो क्या हो रहा है कि वो 1 साल के बाद पे करना है। तो 1 साल के बाद मैं पे करूं या आज पे करूं, उसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ जाएगा। 20 लाख तो उतना का उतना ही है, बस मेरे पास आ जाएगा तो मैं उस सामने वाले बंदे को पे कर दूंगी, बस काम ख़त्म हो जाएगा। तो काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया इसमें डेफर्ड पेमेंट करना, ठीक है। अभी देखिए उसके बाद क्या हो रहा है, एक पॉइंट यहाँ ऊपर में लिख रही हूँ, ये है सब डिवीजन। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है सब डिवीजन का। इसमें क्या हो रहा है कि मुझे अपने गुड्स जो मैंने खरीदे हैं, जो सर्विसेज खरीदी हैं, उसमें जो भी पैसे आए हैं मुझे आज के टाइम में उसको डिवाइड करना बहुत ही आसान हो गया है। किस तरीके से, आप लोग बार्टर सिस्टम के हिसाब से सोच कर देखिए कि मेरे पास सपोज एक गोट थी, मैंने उस गोट को एक्सचेंज किया था, ठीक है। अब मैंने जिसे एक्सचेंज किया वो जो थे वो 2 भाई थे। अब वो दोनों भाई आपस में लड़ रहे हैं कि गोट मुझे चाहिए, गोट मुझे चाहिए। अब क्या किया जाएगा, अब गोट को क्या मैं 20 से काट दूं, 20 से काट दूं कि आप लोग आधा आधा बांट लो। चलो ये तो गोट है, चलो फिर भी इसको सपोज हम मान लेते हैं कि काटा जा सकता है, ठीक है। मैंने एक कार एक्सचेंज की थी, ठीक है, एक सपोज बुलॉक कार्ट, हाँ उस समय तो कार नहीं थी, एक साइकिल एक्सचेंज की, ठीक है। अगर एक साइकिल एक्सचेंज की, 2 भाई आपस में लड़ रहे हैं कि वो वाली साइकिल मुझे चाहिए, तब क्या होगा, साइकिल को क्या बीच में से काट दूँ, एक पहिया तुम रखो एक पहिया तुम रखो, वो नहीं हो पाएगा ना। तो उसके वजह से क्या हो रहा था, जो डिवीजन था वो बिल्कुल भी बार्टर सिस्टम में पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। लेकिन आज के टाइम में क्या है कि जो साइकिल मैंने खरीदी है, बेची है, कुछ भी की है, वो क्या थी, मेरी 5000 रुपीज़ की साइकिल थी। अब कितने भी लोग लड़ो ना, 2 लोग लड़ो, 4 लोग लड़ो या 10 लोग लड़ो, उतना में डिवाइड कर दिए, 10 लोग में भी डिवाइड किए, 5000 को डिवाइड किए, सबको 500 रुपये मिल गया, है ना। तो उसमें कोई भी सोचना नहीं पड़ रहा था कि मैं इसको डिवाइड कैसे करूं। तो ये एक बहुत ही अच्छा एक मेरिट आ गया एक हमारे मनी सिस्टम में, जो हमारा मॉडर्न करेंसी है उसमें। अब ये क्या हो रहा है, ये जो सब डिवीजन है ये बहुत ही आसानी से हो जा रहा है। एक पॉइंट आ रहा है क्वालिटी इंफॉर्मेशन। क्या आपने आज के मॉडर्न टाइम्स में आपने कभी अभी ऐसा सुना है कि वो जो 10 रुपए का जो क्वालिटी था वो पहले अच्छा आता था, लेकिन आज इतने सालों के बाद उसका क्वालिटी गिर गया? इस तरीके की बातें बिल्कुल भी नहीं सुनेंगे, क्योंकि ऐसी कुछ चीज़ें होती ही नहीं है। लेकिन बार्टर सिस्टम के टाइम में हम लोग देखेंगे तो उसका क्वालिटी हम लोग देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ों में गिर सकता है। अगर सपोज करो मैंने उसमें बार्टर सिस्टम में क्लोथ्स को ट्रांजैक्शन करना था, क्लोथ्स का ट्रांजैक्शन करना था, सपोज किसी फ्रूट से, एप्पल से कर रहे हैं, बनाना से कर रहे हैं, किसी से भी कर रहे हैं, ठीक है। तो वो जो क्लोथ्स है उसका वैल्यू क्या डिमिनिश करेगा, उसका कलर फेड हो सकता है रखा रखा, उसमें डस्ट लग सकता है, वो खराब हो सकता है, आउट ऑफ फैशन हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है विथ टाइम, है ना। उसमें क्या हो रहा है, उसमें चेंजेस हो रहे हैं। अगर मैं उस एप्पल्स का एग्जांपल ले लूँ, वो तो 1 साल में वो एप्पल
कौन सा कहाँ हो जाएगा सबको पता है, सब कोई सोच सकते हैं कि उसका कितना बुरा हालत हो सकता है उस एप्पल का, है ना। तो उसमें क्या कर सकते हैं, उसमें जो क्वालिटी है हम उसमें विश्वास बिल्कुल भी नहीं कर सकते। उसका मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा कि ये जो क्वालिटी मुझे मिल रही है, बार्टर सिस्टम की बात करेंगे कि ये जो क्वालिटी मुझे मिल रही है, ये क्वालिटी मुझे बेस्ट क्वालिटी की मिल रही है या नहीं मिल रही है। अगर मुझे पुअर क्वालिटी की मिल रही है, अब मुझे मजबूरी हो रहा है कि मुझे और कोई मिल ही नहीं रहा है और इन्हीं के पास मिल रहा है और मुझे पुअर क्वालिटी की मिल रही है, तो मेरी मजबूरी थी कि इनके साथ एक्सचेंज मुझे करना ही पड़ेगा। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि एक्सचेंज तो मुझे करना ही है। मुझे भूख लग रही है, मुझे वीट तो चाहिए ही चाहिए, है ना। अब इनके पास बहुत पुरानी वीट है, ख़राब हो चुकी है, बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, लेकिन क्या है, मेरे पास ऑप्शन नहीं है, मुझे उसी को ख़रीदना पड़ेगा और उसी को खाना पड़ेगा। ये हो रही थी बार्टर सिस्टम में कि क्वालिटी का इंफॉर्मेशन किसी को नहीं पता है कि वो क्या है, वो अच्छा है या वो ख़राब है, वो कैसा है, कुछ भी नहीं पता। लेकिन आज के टाइम में देखेंगे तो क्वालिटी इन्फॉर्मेशन के बारे में मुझे बिल्कुल भी सोचना ही नहीं है, क्योंकि पैसे है उसकी क्वालिटी गिरती थोड़ी है, उसकी गिरती नहीं है, बढ़ती नहीं है, उसकी वही बैलेंस रहती है। 10 साल पहले जो क्वालिटी था कि ये 10 रुपये है, ये 100 रुपये है, जो भी है, आज के टाइम में भी वो 10 रुपये, वो 100 रुपये वही है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आया है। उसका हो सकता है कि गवर्नमेंट कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस कर दे, उसके रन डिज़ाइन में चेंज कर ले, उसके पैटर्न में चेंज कर ले, लेकिन जो उसका वैल्यू है वो वैसा का वैसा रहेगा। हम लोग उसमें ये नहीं बोल सकते कि उसका क्वालिटी गिर गया, बिल्कुल भी नहीं कह पाएंगे। तो ये क्या हो रहा है, आप लोग इसको क्या करो कि ऐसे ऐसे जो पॉइंट्स हैं उसको ऐसे कॉलम वाइज कर लो, ठीक है। ये जो कॉलम है, यहाँ पे बार्टर सिस्टम, B स्टैंड्स फॉर बार्टर सिस्टम, और यहाँ पे C स्टैंड्स फॉर मॉडर्न करेंसी, ठीक है। ये जो मॉडर्न करेंसी है यहाँ मैंने C लिख दिया, ठीक है। ये बार्टर सिस्टम में क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन हो रहा था, ये नहीं हो रहा था, और करेंसी में हो रहा है ना। सब डिवीजन बार्टर सिस्टम में बहुत मुश्किल हो जा रहा था, और इसमें क्या है, आसानी से हो जा रहा है करेंसी फॉर्म में। फिर क्या है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स, इसमें बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत ही प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। कई बार मुझे कोइंसिडेंस मिलता ही नहीं है, तो मेरा ट्रांजैक्शन रुक ही जा रहा था बार्टर सिस्टम में। इसमें क्या है कि कोइंसिडेंस मुझे लगाना ही नहीं है, आराम से मैंने एक्सचेंज कर लिया, अपना जो मनी था वो एक्सचेंज कर लिया। जो भी मुझे डिज़ायर्ड गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए थे, कुछ भी गुड्स चाहिए था मुझे, तो मुझे वो वाले गुड्स मिल गए, वो वाली सर्विसेज मिल गई, है ना। फिर क्या है, स्टोर ऑफ वैल्यू में भी देखेंगे कि बार्टर सिस्टम में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, और करेंसी में हमारा आसानी से स्टोर हो जा रहा है। नेक्स्ट है कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, उसमें भी सेम हो रहा है कि हम उसमें मेजरमेंट पहले नहीं कर पा रहे थे, अब आसानी से मेजर कर सकते हैं कि मुझे इतना सामान चाहिए तो इतना पे करना है ना। और क्या हो रहा है, डेफर्ड पेमेंट, जो बाद में पेमेंट वाला है, फ्यूचरिस्टिक पेमेंट वाली चीज़ें हैं, वो भी इसमें प्रॉब्लमेटिक हो रही थी, जो कि इसमें काफ़ी ज़्यादा आसानी से हो जा रही है ना। तो ये हमारी चार्ट हो गई, ये सब पॉइंट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जा रहे हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, पर आपके लिए अभी और भी बहुत कुछ है हमारे प्लेटफॉर्म पर, तो देर ना करें और अभी जाकर रजिस्टर करें हमारे thegurushishyawebinar.com पर। और अगर आपके पास ऐसा कोई भी टॉपिक है जिस पर आप वेबिनार चाहते हो, तो आप हमें कॉन्टैक्ट अस पेज पर जाकर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और हाँ, जाने से पहले आप हमें अपना फीडबैक देना ना भूलें, उसके लिए हमारा साइट है feedback@thegurushishyawebinar.com पर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।